आधी आधी शादी। नहीं माँ, मुझे ये लड़की पसंद नहीं है। पसंद नहीं है? अरे इस लड़की में अब बुराई क्या है, बताओ जरा, मुझे भी तो पता चले। इतनी सुंदर, पढ़ी लिखी, घर का सारा काम जानती है, यह लड़की भी तुझे पसंद नहीं है तो कौन पसंद है भाई? मैंने कहा ना माँ, मुझे नहीं पसंद ये लड़की। एक मिनट, कहीं तुझे लड़के तो पसंद नहीं है, इसीलिए तो कहीं तू हर लड़की को मना नहीं कर देता। हे भगवान, विराट के पापा जरा मुझे संभालो, मुझे तो चक्कर आ रहा है। अरे माँ, आप भी बात को कहां से कहां ले जा रही है? नहीं, मैंने तुझे कितनी सारी लड़कियों से मिलवाया, लेकिन तूने आज तक किसी में भी दिलचस्पी नहीं दिखाई। देख बेटा, मैं ना तुझे डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। अरे सुनिया जी, चलते हैं फौरन। देख विराट, ऐसी कोई बात है तो हमें अभी बता दे, कहीं तुझे कोई लड़का। पापा, क्या आप भी माँ की बातों में आ रहे हैं? मुझे लड़कियां ही पसंद है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, ये हमसे झूठ कह रहा है जी, इतनी अच्छी लड़की से पसंद नहीं आ रही, देखिए तो। हाँ, क्योंकि मुझे कोई और पसंद है माँ। क्या? कोई और पसंद है? इसका मतलब है तू हमसे छिप कर किसी और लड़की से इश्क लड़ा रहा था? देखिए जी। चलो, कम से कम इसे लड़की तो पसंद है। क्या? मेरे कहने का मतलब है तूने बहुत गलत किया विराट। तुझे पता है ना, हमारे घर में ये सब नहीं होता, फिर भी इश्क लड़ा रहा है। पापा, लेकिन प्यार पर किसी का जोर नहीं होता। सोचा तो मैंने भी यही था कि कभी इन सब में नहीं पड़ूंगा, लेकिन जब मैं लवली से मिला तो मैं उसकी तरफ खींचता चला गया। देखो कैसे शाहरुख खान की तरह लंबी लंबी लाइन कह रहा है। पता नहीं क्या जादू किया है उस लड़की ने इस पर। माँ, आप एक बार उससे मिल तो लो, तभी आपको पता चलेगा कि वो अच्छी है कि नहीं। मैं तेरी पसंद को जानती हूँ, जैसे तू फटी सी जीन्स लेकर आता है, वैसे ही कोई लड़की भी पसंद कर ली होगी। माँ, ये क्या बात हुई? लड़की और जीन्स में फर्क है? कोई फर्क नहीं है, बस आंखों का धोखा है और कुछ नहीं। ठीक है, मैं भी कह देता हूँ, अगर मैं शादी करूंगा तो लवली से, वरना नहीं करूंगा। विराट के घर में तो घमासान चल ही रहा था, और यहाँ लवली के घर वाले भी ना कुछ सुनने को तैयार थे और ना ही विराट के घर वालों से मिलने को। पापा जी, आप एक बार उनसे मिल तो लो बस। ना जी ना, मैं नहीं मिलना उससे। मैं तुझे इससे भी अच्छे अच्छे लड़कों से मिलवाऊंगा। लवली, ये क्या रखा है विराट में? हाँ बेटा, ऐसी उम्र में ना ये सब होता है। तेरे पापा जी तेरी शादी इससे भी अच्छे घर में करवाएंगे। पापा जी, मम्मी जी, आप समझ नहीं रहे हो, हम कोई बच्चे नहीं है। अब मैं 26 की हूँ, वो 28 का। हम एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, इसमें क्या गलत है? विराट एक अच्छा लड़का है, अच्छी खासी जॉब करता है, उसका परिवार भी काफी अच्छा है। ओए कुड़िए, तेनू कुछ पता भी चलता है? आजकल के लड़के सिर्फ लड़कियों को अपने जाल में फंसाते हैं और कुछ नहीं। पापा जी, मैं कोई दूध पीती बच्ची नहीं हूँ जो कोई मुझे अपनी जाल में फंसा लेगा। आप एक बार उनसे मिल तो लीजिए प्लीज। अब कुड़ी इतना कह रही है तो मिल लेते हैं जी। एक तरफ विराट का गुस्सा, दूसरी तरफ लवली की रिक्वेस्ट, दोनों के घर वालों को इन दोनों के रिश्ते को कबूल करने के लिए मजबूर कर दिया था, लेकिन अब उनके मन तो उखड़े हुए थे ही एक दूसरे से। हाँ, बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हम क्या ही कर सकते हैं। अरे हमारी कुड़ी के लिए तो विदेश से रिश्ते आ रहे थे, लेकिन अब उसे आपका मुंडा पसंद आ गया तो हम क्या ही कर सकते हैं। हमारा विराट तो लाखों में एक है, किसी भी लड़की का दिल उस पर आ सकता है। तो हमारी लवली का तो जैसा नाम है ना वैसी खुद है, लवली लवली। अब हम शादी की बात कर लें। हाँ, हम दोनों ये सोच रहे थे कि हम शादी का खर्चा आपस में बांट लेते हैं, आधी आधी शादी का खर्चा उठा लेंगे। हाँ, मुझे भी यही सही लगता है। क्यों जी? हाँ, बच्चों ने सब तय कर लिया है तो यही सही। फिर ठीक है, आधा आधा खर्चा संभालेंगे। चलिए, इस बात पे सब लोग मुंह मीठा करते हैं। हाँ, ये लीजिए आंटी जी। नहीं, मुझे मीठा पसंद नहीं है। अच्छा, तो मैं आपके लिए कुछ नमकीन लेकर आऊं? नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए ठीक है, हमारी शादी तय हो गई है तो इसी बात पे सेल्फी लेते हैं सब साथ में। अब तो हम एक परिवार हो गया है। हाँ, आ जाइए सब, आइए मम्मी पापा, आइए अंकल आंटी। सब लोग किसी तरह सेल्फी लेने के लिए आगे तो आ जाते हैं, लेकिन स्माइल करने के लिए कोई तैयार नहीं था। पापा, थोड़ी स्माइल कर दो ना प्लीज। मम्मी जी, से चीज। कैसे होगी ये शादी? पता नहीं। विराट और लवली पूरी कोशिश कर रहे थे कि उनकी शादी में उन दोनों के घर वालों के बीच में कोई भी आनाकानी या कलेश ना हो, लेकिन ऐसा तो शायद पॉसिबल नहीं लग रहा था। अरे मैंने बताया तो था, हल्दी की रस्म में हमारे घर से आएगी हल्दी आपके पास। इससे पहले आपके घर से कोई आएगा हमारे घर हल्दी लेने के लिए तोहफों के साथ। अरे लेकिन तुम्हारी मम्मी को ये सारी बातें मेरी मम्मी को बतानी चाहिए थी ना।
आपकी जो भी रीति रिवाज है, लेकिन यहाँ तो तुम ही सब कुछ बता रहे हो, वो तो कुछ कह ही नहीं रही। अरे अब तुम जानती हो ना हमारी शादी के लिए सब कैसे माने, मैं उनसे क्या कहूँ, वो तो सुन ही नहीं रही। विराट, पूरी शादी में अगर वो मेरी मम्मी से बात नहीं करेंगी तो तुम्हें पता है मेरी मम्मी भी तुम्हारे घर की किसी भी रीति रिवाज को नहीं अपनाने वाली, सोच लो फिर। अरे मैं क्या सोचूं, मुझे तो खुद डर लग रहा है कि अगर शादी में ये सब लड़ने लग गए तो कहीं शादी ही ना कैंसिल करवा दे। अरे कैसी बात कर रहे हो, शुभ शुभ बोलो ना। अच्छा सुनो, तुम्हारी मम्मी से कहना बस एक बार मेरी मम्मी से बात कर ले। मैं कोशिश करूंगा, आगे देखा जाएगा। वैसे तो शादी में सब कुछ घर वाले संभालते हैं और दूल्हा दुल्हन आराम करते हैं, लेकिन यहाँ तो विराट और लवली खुद ही लगे हुए थे अपनी शादी को बेहतर बनाने और ये देखने कि कहीं इस शादी में किसी के बीच कोई झगड़ा ना हो जाए। मम्मी, मैं क्या कह रहा था? हाँ बोल, क्या कहना है? सब कुछ तो अपनी पसंद का कर लिया, अब कुछ बाकी है क्या? अरे कुछ नहीं मम्मी, मैं तो बस ये कह रहा था कि एक बार लवली की मम्मी से आप बात कर लेती तो और उन्हें हमारे घर के रीति रिवाज के बारे में समझा देती तो अच्छा नहीं होता? लो, अभी से मेरा बेटा अपनी सास की तरफदारी में लगा हुआ है। अरे नहीं मम्मी, मैं तो बस इसलिए कह रहा था कि उन्हें हमारे घर के तौर तरीके सब पता होने चाहिए ना, कहीं उनसे कोई गलती होगी तो। अरे हम लड़के वाले हैं, हम क्यों फोन करें, उन्हें हमें फोन करना चाहिए और पूछना चाहिए। मम्मी, क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है, लड़के वाले हैं हम, सब कुछ उनकी पसंद से नहीं होने देंगे। ये लो, लवली का ही फोन आ रहा है, आपके लिए आ रहा है, लो कर लो बात। हाँ ठीक है, लाओ। सत श्री अकाल मम्मी जी। हमारे यहाँ प्रणाम कहते हैं। जी जी सॉरी जी, प्रणाम मम्मी जी। आप कैसी हैं? और जो हमारे यहाँ से आपके घर तोहफे भिजवाए थे वो सही थे ना? हाँ मतलब ठीक ही थे, कुछ खास नहीं थे इतने, सूखे मेवे अभी भी बहुत कम थे और कपड़े तो ठीक ही थे। जी जी, अगर कोई कमी है तो आप बता दीजिएगा, मैं मम्मी को बता दूंगी। तुम्हारी मम्मी को मुझे फोन करना चाहिए था, लेकिन आजकल लड़के वालों की इज्जत ही कौन करता है। नहीं नहीं जी, ऐसी बात नहीं है आंटी जी, अब वो जरा शादी के कामों में सब बिजी है ना। अरे बिजी तो हम भी है ना। खैर छोड़ो, लो विराट से बात करो। सॉरी, इन्होंने ताने माने में पीएचडी कर रखी है क्या? पता नहीं क्या होगा इस शादी का। विराट और लवली अपनी शादी को यादगार बनाने की कोशिश में लगे थे, लेकिन ये शादी किसी और ही चीजों की वजह से यादगार होती जा रही थी। अरे टेंट जो लगवाया था उसके पैसे किसे देना है? पापा, हमने तय तो किया था शादी का खर्चा जितना भी होगा वो आधा आधा करेंगे। ठीक है, फिर ये लड़की वाले देख लेंगे। क्या? अरे कैटरिंग का हम देख लेंगे। अच्छा अच्छा ठीक है। अरे ये टेंट वाले पैसे मांग रहे हैं। उनको बोल दो शादी के बाद सब देख लेंगे, एक साथ ही सबका हिसाब कर देंगे। ठीक है, आपको याद है ना आधा आधा खर्चा करना है। अरे हम अपनी जुबान से नहीं फिरते भाई साहब। हम भी सिंह है, जो कहते हैं वो करके रहते हैं। आपने हमें समझ क्या रखा है? पता नहीं, आप यहाँ टेंट वाले के पैसे मांगने तो चले आए। तो आपको क्या लगता है हम टेंट वालों को पैसे नहीं दे सकते क्या? अरे पापा अंकल जी, प्लीज प्लीज शांत हो जाइए। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, बस दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। अरे मैं दे देता हूँ टेंट वाले के पैसे, लाओ, मुझे नहीं करनी आधी आधी शादी। हम लोगों के पास इतना पैसा है कि हम पूरी शादी का खर्चा उठा सकते हैं। तो हम भी कुछ कम नहीं है, हम भी पूरी शादी का खर्चा उठा सकते हैं। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, एक काम करिए भाई साहब, ये लीजिए टेंट के पैसे, आप जाइए। हाँ, और आप दोनों ना शांत हो जाइए प्लीज। चलिए, शाम को संगीत है, सब लोग तैयार हो जाइए। ये शादी यादगार रहेगी सच में। हाँ, लोगों की शादी में धूम धड़ाका होता है इसलिए याद रहती है। हमारी शादी में धूम धड़ाका हो रहा है, लेकिन हमारे घर वाले कह रहे हैं। विराट, हमारी शादी होगी कि नहीं, या फिर आधे में ही रुक जाएगी? पता नहीं लवली, आपको क्या लगता है विराट और लवली की शादी पूरी होगी या आधे में ही रुक जाने वाली थी? शायद ये तो उन्हें भी नहीं पता था। लेकिन इन सब के बीच एंट्री होती है विराट की बहन आरती की, जिनके आने से शायद आग में घी और ज्यादा बढ़ गया था। नहीं नहीं नहीं, ये सब गलत है, ऐसा नहीं होता। लव मैरिज है तो क्या कुछ भी करेंगे? मैंने तो पहले ही कहा था इनसे कुछ नहीं होने वाला। अरे दीदी आप शांत हो जाओ। क्या हुआ दीदी, आप रो क्यों रही है? लवली प्लीज, अब तुम्हें ऐसे जताने की जरूरत नहीं है जैसे तुम्हें मेरी बड़ी चिंता है। अगर होती तो तुम ये नौबत ही नहीं आने देती। अरे लेकिन हुआ क्या दीदी? होगा क्या, दूल्हे की एक ही बहन है और उसे नेक में 5100 दे दिया है। ना कोई अंगूठी, ना कोई जेवर, ना कोई बड़ा सा नेक।
मैं बात करती हूँ मम्मी से। दीदी आप शांत हो जाइए पहले। अब क्या बात करोगी? उन्हें ये सब पहले सोचना चाहिए था। और ये तो मैं भूल ही गया दीदी, लवली की मम्मी ने मुझे दिया था आपके लिए 11 हज़ूर का शगुन। हाँ मैं भी देखिए भूल गई थी, मेरी मम्मी ने आपके लिए ही तो दिया था। ये लो दीदी आपका शगुन। और अंगूठी तो आपके लिए बनवा कर रखी है, मैं बस अभी लाती हूँ। अरे अंगूठी कहाँ से लाओगी? अरे मैं अपनी सोने की अंगूठी ला रही हूँ। अब मैं अपने घर वालों से बात करूंगी तो वो भी भड़क जाएंगे। लवली और विराट हर वो कोशिश कर रहे थे जिससे उनकी शादी अच्छे से हो सके, लेकिन सबसे बड़ा स्यापा तो अभी बाकी था, और वो था आधी आधी शादी का खर्चा। अब ये फेरे संपन्न हुए। चलो फेरे तो हो गए, अब लग रहा है कि हमारी शादी हो सकती है। बस पंडित जी जल्दी से हमारी शादी करवा दीजिए। अरे हमने नहीं कहा था इतना बड़ा कैटरिंग करवाइए। अभी ये देखो, अभी जबान से फिर रहे हैं। किसने कहा था आधी आधी शादी का खर्चा देंगे? आपने इतना सारा दहेज लिया है, वो क्या कम है? ये लो जी, आ गए औकात पे। दहेज तो हमने मांगा ही नहीं था, ये सब तो आप अपनी बेटी को दे रहे हैं। हाँ अक्सर लोग यही कहते हैं सब कुछ लेने के बाद। आप लड़के वालों से ऐसे बात करिए। हमने भी आधी आधी शादी का खर्चा किया है जी। अभी आपने खर्चा दिया नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आज हमारी शादी होने वाली है। अरे अब इनको क्या हो गया? हमें हमारे पैसे दीजिए, हमें निकलना है। सब मेहमानों ने खाना खा लिया है, हमें हमारे पैसे चाहिए। अरे एक मिनट, क्या हुआ कोई बताएगा? अपने ससुर से पूछो आखिर हुआ क्या है। ये अपने पिताजी को देखो तुम, जितने भी शादी के खर्चे बड़े बड़े हैं वो हमसे करवा रहे हैं। अरे यही तो फिक्स हुआ था कि आधे आधे शादी के खर्चे करेंगे। हमारे पैसे दे दीजिए, हमें जाना है। हमारी दक्षिणा दे दीजिए यजमान, हमें भी जाना है। अरे पंडित जी आप तो चुप करिए, आपको अभी शादी करवानी है। अरे शादी का खाना खाया है सबने, हमारे पैसे। अरे सब लोग चुप करो, एक मिनट। आपके कितने हुए? हाँ भाई, आपके खाने के कितने हुए? पंडित जी आपकी दक्षिणा मैं दे देती हूँ। अरे रुकिए, तो कहाँ जा रहे हैं आप? अब तो सब सुलझ गया है। अब चलिए शांति से हमारी शादी तो होने दीजिए। अरे हम तो तैयार ही हैं। चलो चलो, यही लोग देरी कर रहे थे। अरे हमारी दक्षिणा दीजिए। पंडित जी हमारी शादी तो करवाइए, मैं दे दूंगी आपकी दक्षिणा। लवली और विराट ने आखिर में अपनी शादी करवा ही दी और चैन की सांस ली। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि फाइनली हमारी शादी हो गई है। मुझे तो हो रहा है विश्वास, क्योंकि हमने ही तो सारा खर्चा किया है। अब तो मुझे इन सबसे कुछ दिन के लिए दूर जाना है। हम कहीं अच्छी जगह हनीमून पे चलेंगे, जहाँ स्विमिंग पूल हो, वादियां हो, पहाड़ हो, खुला आसमान हो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्यों? क्यों क्या? सारा खर्चा तो शादी में ही हो गया, हनीमून के लिए तो कुछ बचा ही नहीं मेरे पास। अब यही है वादियां, ये बाथरूम है स्विमिंग पूल, ये खिड़की के बाहर है खुला खुला आसमान। पापा जी इससे तो अच्छा हम भाग के ही शादी कर लेते। वैसे भी कौन सा हमारी शादी में लोग खुश थे। अरे अब कौन आ गया? अरे बेटा वो मंडप वाले आए हैं पैसे लेने, तुम्हारे ससुर जी को फोन करो, वो देंगे ना आधे आधे पैसे। अरे यार लवली, अभी भाग सकते हैं क्या? आई एम रेडी। राधा एक बहुत ही सीधी सादी सुंदर और सुशील लड़की थी। उसकी शादी विनोद से होने जा रही थी। शादी से एक दिन पहले उसकी माँ कमला ने उससे कहा, बेटा राधा कल तेरी शादी है और शादी इंसान की जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आती है, खास तौर पर लड़कियों की जिंदगी में। इसीलिए आज मैं तुझे एक नसीहत दे रही हूँ, उसे अपने पल्लों से बांध ले ताकि ससुराल में तू सुकून से रह सके। उफ़ माँ, आप तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं कोई जंग लड़ने जा रही हूँ। हाँ बेटा, शादी भी एक जंग से कम नहीं है। किसी घर की बहू होना सैनिक होने जैसा ही है। मेरी बात तो गांठ बांध ले। जाओ माँ। अच्छा सुन, अब सबसे पहली बात, तेरा ससुराल तेरा घर होगा पर वो तेरा मायका नहीं होगा। वहाँ के अधिकार तेरे बाद भी होंगे, पहले वहाँ की जिम्मेदारियाँ तेरी होंगी। किसी काम से पीछे नहीं हटना, जो बताया जाए वो करना, उनके घर के तौर तरीकों को समझना, इस घर के तरीके वहाँ मत चलाना, और समझ जाने के बाद उस हिसाब से ही काम करना। किसी की कोई बात अगर कभी बुरी भी लगे तो उससे कहना मत। याद रख कि तेरा हक सिर्फ तेरे पति पर है और किसी पर नहीं। आप तो मुझे डरा रही हो माँ, मैं इतना सब कैसे याद रखूंगी।
माँ तो अभी ही सब कुछ भूल गई। अगर इनमें से कोई बात याद ना रहे तो बस इतना याद रखना कि जैसा मैं इस घर में करती हूँ वैसा ही वहाँ तुझे करना है। ठीक है माँ। और अगले ही दिन राधा की विनोद के साथ शादी हो जाती है। विनोद के साथ उसके घर में उसकी माँ चमेली, उसके पिता प्रदीप, छोटा भाई बंटी रहा करते थे। राधा विनोद से शादी करके बहुत खुश थी। उसने अपने ससुराल में जाते ही अपनी माँ की बताई बातों पर अमल करना शुरू कर दिया था। वो अपने ससुराल के तौर तरीकों को समझने में लग गई थी। एक दिन की बात है, विनोद कमरे में बैठा था और राधा उसे एक गिलास दूध लाकर देती है। ये लीजिए, दूध पी लीजिए। अरे तुम्हें कैसे पता मैं रोज रात में दूध पीता हूँ? मैंने माँ जी से पूछा था। अब तक वो आपको रोज दूध लाकर देती थी, पर अब से ये मेरी जिम्मेदारी है। ओहो, तुमने तो अपनी जिम्मेदारी बड़ी जल्दी समझ ली और उस पर अमल भी करने लगी। राधा कुछ नहीं कहती, शर्मा कर वहां से चली जाती है। तभी बंटी रनिंग करके आता है और हाँफते हुए कहता है, माँ, माँ। माँ जी तो पड़ोस में गई हुई हैं। आप मुझे बताओ ना, क्या काम है? ओहो, माँ को पता है कि रनिंग से वापस आकर मुझे कुछ हेल्दी डाइट चाहिए होती है, फिर भी वो चली गई। इस घर में कोई भी मेरी बात सुनता ही कहाँ है। क्या चाहिए आपको, बताइए ना, मैं बना देती हूँ। माँ जी नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूं ना, मैं सब बना दूंगी। अच्छा तो एक काम करिए, आप दलिया बना दीजिए, मैं तब तक नहा कर आता हूँ। ठीक है, अभी बना देती हूँ। राधा जब तक दलिया बनाकर रखती है तब तक उसकी सास चमेली वापस आ जाती है। अरे बंटी आ गया क्या? उसके लिए तो मुझे फिक्र मत करिए माँ जी, मैंने उनके लिए दलिया बना दिया है। अभी वो नहाने गए हैं। अरे ये तुमने बहुत अच्छा किया बहू। अच्छा सुनो, आज शाम में ना मेरे भाई और भाभी आ रहे हैं तो घर की सफाई करवानी है और बाजार से कुछ सामान भी लाना है। मेरे साथ लग के सफाई करवा लो जरा, सामान तो मैं बंटी से मंगवा लूंगी। अरे आज तो मैंने इनके साथ मूवी का प्लान बनाया है, पर माँ जी का काम करना जरूरी है। कोई नहीं, मूवी बाद में देख लेंगे। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? तुम्हें कुछ काम है क्या शाम में? नहीं नहीं, कुछ नहीं माँ जी, मैं हूं ना, मैं सब कर दूंगी, आप चिंता मत करो। चलो अब सफाई करते हैं। हाँ चल ठीक है। राधा चमेली के साथ घर की सफाई करने में लग जाती है। ज्यादातर काम राधा को ही करना पड़ता है, जिस कारण वो बहुत थक जाती है। लेकिन अपनी माँ के सिखाए होने की वजह से वो थकने के बाद भी काम कर ही रही थी। घर की सफाई तो हो गई, पर यह बंटी पता नहीं कहाँ चला गया। मुझे बाजार से सामान मंगवाना था, मैं ही चली जाती, पर अभी मुझे हलवा भी बनाना है। मेरे भाई को ना मेरे हाथ का हलवा बहुत पसंद है। एक काम कर बहू, तू ही चली जा मार्केट। मैं तो बहुत थक गई हूँ। मैंने सोचा था सफाई करके आराम करूंगी, पर अब बाजार जाना पड़ेगा। माँ जी को मना भी तो नहीं कर सकती। अरे तू फिर सोच में डूब गई, क्या सोचती रहती है इतना? नहीं नहीं, कुछ नहीं माँ जी, बताइए क्या लाना है, मैं ला देती हूँ। चमेली राधा को एक लंबी लिस्ट थमा देती है। राधा थक कर चूर हो चुकी थी, लेकिन उसे फिर भी मजबूरन बाजार जाना पड़ता है और वो सारा सामान लेकर आना पड़ता है, जिसमें उसकी हालत खराब हो जाती है। हे भगवान, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दम ही निकल जाएगा। आज तो कुछ ज्यादा ही काम कर लिया मैंने। वो घर पहुंचती है तो देखती है कि मेहमान बैठे हुए हैं। फिर क्या, उनकी आओ भगत में लगे लगे रात हो जाती है। हाँ, आज तो दिन भर इतना काम था कि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। अरे तो कुछ काम बंटी को करने को बोल देती, वो तो घर में ही रहता है दिन भर। वो नहीं था ना, इसलिए मुझे घर की सफाई भी करनी पड़ी और बाजार से सामान भी लाना पड़ा। माँ जी ने कहा तो मना तो नहीं कर सकती ना। चलो अच्छा, अब तुम सो जाओ। राधा को लगा था कि ये एक दिन ऐसा गुजरा है, बाकी दिन तो सही होंगे, लेकिन उसका तो हर दूसरा दिन ऐसा ही जाता था, क्योंकि वो किसी काम को मना नहीं कर पाती थी और इसका रोना वो अपने पति के सामने रोया करती। बहू, मैंने कुछ गमले छत पर रखे हैं, उनमें पानी डाल दिया कर सुबह शाम। ठीक है पापा जी। भाभी, आपके हाथ का दलिया ना बेस्ट है, रनिंग के बाद वही बना दिया करिए। ठीक है देवर जी। बहू, घर का सामान तू ही लाया कर, तू सही लाती है। जी माँ जी। राधा किसी को ना नहीं कह पाती और अपने साथ साथ दूसरों के काम करने में भी लगी रहती। फिर रात में विनोद को ये सब सुनाती। घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, मेरा तो बदन टूटने लगा है अब। अरे तो सबका काम करने की क्या जरूरत है, सिर्फ अपना काम करो और अगर वक्त बचता है तो किसी और का काम करो, वरना मत करो।
आपके लिए ना कहना बहुत आसान है, ऐसा थोड़ी ना होता है। विनोद राधा को बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर वो तो अपनी माँ की बात पर अड़ी रहती है और सबके कामों को करती रहती है। पर काम करने के साथ साथ विनोद के सामने शिकायतें भी करती रहती, जिससे विनोद परेशान हो जाता है और सोचता है, राधा का तो ये रोज का होकर रह गया है। पूरा दिन काम करती रहती है और फिर रात में मुझे सुनाती है, पर मेरी बात भी नहीं मानती। मुझे कोई और पैतरा आजमाना पड़ेगा। कुछ दिन के बाद विनोद ऑफिस से बहुत देर में आना शुरू कर देता है। राधा के पूछने पर वो बताता है कि कुछ लोग ऑफिस छोड़कर चले गए हैं, इसलिए उनका काम भी वही कर रहा है। कुछ दिन तक तो राधा कुछ नहीं बोलती, लेकिन फिर जब ज्यादा दिन गुजर जाते हैं तो एक दिन वो बोल पड़ती है, क्या आपको ये एक्स्ट्रा काम करने के पैसे मिल रहे हैं? नहीं तो पैसे क्यों मिलेंगे भला? तो फिर क्यों कर रहे हो? अपने बॉस को मना कर दो कि ये काम मेरा नहीं है। तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान है, ऐसा थोड़ी ना होता है। विनोद के मुंह से अपनी कही हुई बात सुनकर राधा को थोड़ा अजीब लगता है। जो भी हो, आप इतना काम ना करो। दूसरों का काम आपको करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छा, तो क्या तुम दूसरों का काम करना छोड़ सकती हो? क्या मतलब? मतलब ये जो तुम दूसरों के काम करने में लगी रहती हो, जिससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होता, क्या तुम ये काम छोड़ सकती हो? पर वर कुछ नहीं है। अगर तुम ये घर के एक्स्ट्रा काम करना छोड़ दो जो तुम्हें थका देते हैं, तो मैं अभी अपने बॉस से कह दूंगा कि मैं एक्स्ट्रा काम नहीं करूंगा और वक्त पर घर आ जाऊंगा। ठीक है। बेटा, सब्जी ले आ मार्केट से। माँ जी, बंटी से मंगवा लीजिए ना। अरे वो सही नहीं ला पाएगा। लाएगा तभी तो लाना सीखेगा ना। बंटी, जाओ सब्जी लेकर आओ। बेटा, पौधों में पानी डाल दिया? नहीं पापा जी, मैं दूसरे काम में बिजी थी। एक काम करिए ना, आप खुद पानी डाला करिए, इससे आपकी चहलकदमी भी हो जाएगी। डॉक्टर ने आपको ज्यादा से ज्यादा चलने को कहा है ना। हाँ बेटा, बात तो तेरी सही है। राधा के अंदर आए इस बदलाव को देखकर विनोद बहुत खुश होता है और इस तरह उनका जीवन पूरी तरह से सुधर जाता है, क्योंकि अब तो राधा हमेशा अच्छे मूड में रहा करती थी। राधा भी ये देखकर हैरान थी कि अब कोई भी उससे अपना काम करने को नहीं कहता था और ना ही किसी को उसका ये व्यवहार बुरा लगा। वो समझ गई कि हम अगर दूसरों का काम करेंगे तो वो तो करवाते ही रहेंगे, हमें अपनी सीमा खुद तय करनी होती है। कावेरी जी अपनी बहू सोनाली और बेटे देवेश के साथ रहा करती थी। कावेरी जी को अपनी बहू सोनाली से वैसे तो कोई शिकायत नहीं थी, बस सोनाली को थोड़ा घूमने फिरने का शौक ज्यादा था, इसीलिए कभी कभी उससे नाराज हो जाया करती थी। एक दिन सुबह सुबह जब कावेरी जी सोकर उठे तो उन्होंने देखा कि सोनाली कहीं नजर नहीं आ रही। देवेश, अरे ओ देवेश बेटा, आज अभी तक सुबह की चाय नहीं दी मुझे। कहाँ है तुम्हारी बीवी? माँ, सोनाली घर पर नहीं है, वो बाहर गई है। लगता है सुबह सुबह घूमने निकल गई। बस एक यही कमी है मेरी बहू में, बाकी सब तो ठीक है। अरे नहीं नहीं, घूमने नहीं गई है, आज वो महिला दिवस है ना, वही मनाने के लिए गई है माँ। अरे वो तो ठीक है, लेकिन इतनी सुबह सुबह कौन जाता है? दिन निकला नहीं और तुम्हारी बीवी को तो बस घूमने की पड़ी है। अरे भाई, महिला दिवस मनाना है तो मना ले, किसने मना किया है? अपनी सास को एक चाय तो पिलाकर जा सकती थी ना। अरे माँ, नाराज मत हो, आज के दिन तो आजादी दे दो अपनी बहू को। हाँ हाँ, जैसे मैंने तो उसके पैरों में बेड़ियां डाल रखी है। कहना क्या चाहते हो तुम, हैं? माँ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाकर ले आता हूँ, बस नाराज मत हो। देवेश अपनी माँ को चाय बनाकर पिला देता है। कावेरी जी ये देखकर खुश हो जाती है। अच्छा ये बता, वो काम वाली कितनी देर में आएगी? सारा दिन घर का काम कौन करेगा? माँ, नाराज मत होना, वो क्या ना, हमारी काम वाली को मैंने आज छुट्टी दे दी, महिला दिवस है ना। अरे भगवान, तुम लोगों को अकल कब आएगी? अरे अपनी बीवी को घुमाने भेज दिया, काम वाली को छुट्टी दे दी, कम से कम अपनी बूढ़ी माँ के बारे में सोचना तो चाहिए था, वो भी तो औरत ही है। माँ, बस एक ही दिन की तो बात है, प्लीज थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए ना। मेरी मति मारी गई थी जो तुम लोगों को इतनी आजादी देकर रखी है, अब बुढ़ापे में यही देखना बाकी था। अपनी बहू सोनाली के घर से बाहर होने और कामवाली के काम पर न आने की वजह से कावेरी जी को घर का काम करना पड़ता है।
इसी तरह सुबह से शाम हो गई और अब सोनाली पर उन्हें गुस्सा आने लगा क्योंकि सोनाली अभी तक घर लौट कर नहीं आई थी। शाम को जब देवेश ऑफिस से घर आया, माँ क्या हुआ, सोनाली नहीं आई क्या अभी तक? अरे अब मुझसे क्यों पूछ रहा है, पूछ अपनी बीवी से। शाम को काफी देर से सोनाली घर लौट कर आती है। तब तक उसकी सास थक कर सो चुकी थी। अगले दिन सुबह के वक्त, मम्मी जी ये लीजिए, आपके लिए मैंने चाय और नाश्ता तैयार कर दिया है, बिल्कुल आपकी पसंद का। अरे बहुत मेहरबानी, मुझे तो लगा सुबह सुबह घूमने चली गई होगी तुम। मम्मी जी प्लीज नाराज मत होइए, ये देखिए मैं आपके लिए महिला दिवस की तोहफे लेकर आई हूँ। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा कोई गिफ्ट, अपने पास ही रखो। पहले बूढ़ी सास से काम करवाती हो और फिर तोहफे का लालच देती हो। मम्मी जी ऐसी कोई बात नहीं है, वो मुझे कल आने में देर हो गई, उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। हाँ हाँ जाओ, अब माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। सारा दिन काम कर करके मेरी कमर में दर्द हो गया और एक मेरा बेटा काम वाली को भी छुट्टी दे दी। आया बड़ा महिला दिवस मनाने वाला। ठीक उसी वक्त कावेरी जी की कामवाली भी काम पर लौट कर आ जाती है। नमस्ते माता जी, कैसी है? और सोनाली भाभी आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे छुट्टी दे दी। मेरा घर का सारा काम निपटा लिया मैंने कल एक ही दिन में। अरे तू तो खुशी होगी ना, काम तो सारा मुझे करना पड़ा और तुझे अपने काम से ज्यादा महिला दिवस मनाने की पड़ी है। अरे कैसे बात करिए माता जी, काम वाली हुई तो क्या हुआ, एक दिन सुकून की सांस तो ले ही सकती हूँ ना मैं। ठीक उसी वक्त सोनाली के फोन पर किसी का फोन आता है और सोनाली कहीं जाने की बात करती है। हाँ, मैं बस अभी थोड़ी देर में आती हूँ। अरे फिर से थोड़ी देर में आती हूँ, कहाँ जा रही हो तुम? माफ कीजिएगा मम्मी जी, वो एक जरूरी काम आ गया है। वैसे भी अब ये आ गई है ना, सारा काम तो कर देगी, मैं बस यूं गई और यूं आई। इससे पहले कि कावेरी जी सोनाली से कुछ कहती, वो फटाफट घर से बाहर निकल जाती है। ये देखकर कावेरी जी फिर से नाराज हो जाती है और देवेश को उल्टा सीधा सुनाती है। साफ साफ कह देती हूँ बेटा, या तो अपनी बीवी की लगाम कस ले या फिर मैं टिपिकल सास जैसी बन जाऊंगी और तुम दोनों पर बहुत भारी पड़ूंगी। बहू का इस तरह पूरे वक्त घर से बाहर घूमते रहना कोई अच्छी बात नहीं है। माँ क्यों आप बार बार नाराज होती हैं? होगा उसका कोई जरूरी काम। शाम को जब सोनाली लौट कर आती है तो सोनाली की सास उस पर फिर से नाराज होती है। लेकिन अगली सुबह जब कावेरी जी के घर पर अखबार आता है तो उस पर सोनाली की फोटो देखकर हैरान रह जाती हैं। देवेश, अरे देवेश बेटा जरा यहाँ तो आ, ये देख बहू की फोटो अखबार में छपी है। माँ मुझे तो पहले ही पता था, आपकी बहू को अवार्ड मिला है, अवार्ड। अरे लेकिन इसने ऐसा क्या कर दिया जिससे अवार्ड मिल गया? अरे भला घर से बाहर घूमने का भी अवार्ड होता है क्या? फिर तो मैं भी घूमना शुरू कर देती हूँ। अरे नहीं माँ, वो घर से बाहर घूमने नहीं जाती, गरीब औरतों की मदद करती है। कैसी मदद? माँ जी मैं आपको बताती हूँ, हमारे घर में जो काम वाली आती है ना, उस तरह की गरीब औरतों को किसी ना किसी रोजगार में लगाने में मैं उनकी मदद करती हूँ। सारा दिन उन्हीं की हेल्प करने के लिए मैं काम करती हूँ, इसीलिए मैं आधे से ज्यादा वक्त घर से बाहर रहती हूँ माँ जी। तो क्या इसीलिए तुम्हें अवार्ड मिला है? हाँ मम्मी जी, और उस दिन भी मैं इसी काम से बाहर गई थी। अरे ये बात तो तुम या देवेश मुझे पहले भी बता सकते थे ना। उस दिन बताना तो चाहती थी लेकिन आप नाराज थी तो बता नहीं पाई। और हमें ये लगा माँ कि कहीं आपको सोनाली का इस तरह गरीब औरतों के साथ पूरा दिन रहना, काम करना पसंद आएगा भी या नहीं, बस इसीलिए हम आज के दिन का इंतजार कर रहे थे जब आप अपनी बहू की फोटो अखबार में देखो, क्योंकि हमें पता था कि अखबार में सोनाली की फोटो और उसके काम के बारे में देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा कैसे नहीं लगता? अरे मेरी बहू इतना अच्छा काम कर रही है और मैं बेकार में ही उसे भला बुरा सुनाती रही। तभी कावेरी जी की काम वाली भी वहां पर आ जाती है। अरे माता जी, सोनाली दीदी ने तो मेरी बस्ती की सारी औरतों को अच्छी अच्छी जगह पर काम पर लगवा दिया है, सब पैसे कमाने लगी है, सबके घरों में चूल्हा जलता है, रोटी मिलती है। आपको तो अपनी बहू पर नाज होना चाहिए माता जी। हाँ बिल्कुल,
बहू अब तुम्हें जहां जाना है जाओ, जो काम करना है करो, तुम्हें मेरा पूरा सपोर्ट है। आज के बाद मैं तुमसे कभी कोई शिकायत नहीं करूंगी।